हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजे स्टडीज। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपसे डील किया था, डेफिनेशन ऑफ डिक्री हमने किया था और सीपीसी की मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग विद आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बेसिकली ये आर्टिकल आपको ये बताता है कि जब भी आपका अरेस्ट होगा, अगर इलीगल अरेस्ट है तो आपके पास ये राइट है कि भाई आप और लीगल भी अरेस्ट है तो आपके पास ये राइट है कि भाई आप लॉयर को कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको विद इन 24 आवर्स जो है आपको मजिस्ट्रेट के के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। ये सारे प्रोविजंस आप सीआरपीसी के अंदर भी देखते हो। सीआरपीसी में जब भी आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस आते हैं उसमें भी यही सब मेंशन होता है। तो बेसिकली हमारा जो प्रोविजन है वो यहाँ से आर्टिकल 22 से लिया गया है और सीआरपीसी में भी ये सारे प्रोविजंस इनकलकेटेड है, राइट। सो सेकेंड स्लाइड में हम थोड़ा सा इंट्रो की बात करते हैं। आई एम रीडिंग दिस। The protection of the individual from oppression and abuse by the police and other enforcement officers is a major interest in the society. Arrest and detention in police lockup may be very traumatic for a person. It can cause him incalculable harm by way of loss of his reputation. Denying a person of his liberty is a serious matter. इसमें डिस्कस किया हमने कि भाई जो अरेस्ट और डिटेंशन हो जाता है पुलिस लॉकअप में, वो एक पर्सन के लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है, लाइक उसकी मेंटल कंडीशन को हार्म करने वाला होता है और उसकी रेप्यूटेशन भी हार्म करता है। ठीक है, आर्टिकल 22 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड। डिटेंशन टू टाइप्स का होता है, एक फर्स्ट इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड सेकेंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। What is punitive detention? It is to punish a person for an offence committed by him after trial and conviction in a court. ठीक है, इस प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर एक पर्सन को पनिश करना जो भी उसने ऑफेंस किया है आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट, ट्रायल होने के बाद। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। जहाँ पे कोर्ट में आपका ट्रायल चला ही नहीं है, कोर्ट ने कन्विक्ट भी नहीं किया है, तो भी किसी पर्सन ने या पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया है। इट्स पर्पस इज नॉट टू पनिश अ पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली प्रिकॉशनरी मेजर एंड बेस्ड ऑन सस्पिशन। इसमें दे रखा है कि भाई सिर्फ सस्पिशन और आपको पुलिस को लगेगा कि भाई आप ऑफेंस कमिट कर सकते हो तो वो आपको पहले से ही डिटेन कर ले। ये वाला प्रोविजन हम कैसे इनकलकेट करते हैं, हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़ते हैं जिसमें प्रिवेंटिव थ्योरी भी हम पढ़ते हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी के अंदर यही होता है कि भाई आपको प्रिवेंट किया जा रहा है कि आप फ्यूचर में कोई ऑफेंस नहीं करें, उससे भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। Article 22 has two parts. The first part deals with the cases of ordinary law and the second part deals with the cases of preventive detention law. ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 22 के अंदर 7 क्लॉजेज हैं जिनको हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। बेरैक लेके बैठना आप अपना, उसमें आप अपने क्लॉज वाइज इसको मेंशन करना, राइट। और क्लॉज 1 ये कहता है दैट नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी without being informed of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. बहुत इजी सा आर्टिकल है। क्लॉज 1 ये बोल रहा है कि भाई आपका जो भी पर्सन अरेस्ट होगा उसको उसके अरेस्ट के ग्राउंड्स बताए जाएंगे और उसको राइट टू कंसल्ट होगा एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर जो उसकी चॉइस का हो। सो अब इस क्लॉज की हम डिटेलिंग कर रहे हैं। That information about the grounds of arrest. For the purposes of this rule, it is not necessary to furnish him with full details of the offence, but the information should be sufficient to enable him to understand why he has been arrested and to give him an idea of the offence which is alleged to have been committed. ठीक है, ये लाइन्स ये बता रही हैं कि भाई जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसे ज़रूरी नहीं कि आप पूरी डिटेल दो ऑफेंस की कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है, बट
उसे इतना सफिशिएंटली बताया जाए कि किस बिना पर उसे अरेस्ट किया गया है. The grounds given to the arrested person should be intelligible. The court can go into the question of sufficiency of the information supplied to the arrested person, and if it finds the information to be insufficient, the arrest becomes unlawful. Merely telling a person that he is being arrested under some section of some enactment does not give him sufficient information. The need to tell a person as to why he has been arrested does not come to an end by releasing him on bail. इस प्रोविजन से ये क्लियर हुआ है कि भाई जो आपका बताने का टाइम है उसकी वो पर्सन क्यों अरेस्ट हुआ है वो आपको प्रॉपरली बताना होगा. उस पर्सन को बेल देना ही सफिशिएंट नहीं है, उसे आपको ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड पॉइंट इज राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. The Honorable Supreme Court has observed that the arrested person has a right, upon request, to have someone informed and to consult privately with a lawyer. These rights are inherent in Article 21 and Article 22 Clause 2 of the Constitution. Got it? Article 21 के हमने डिटेल्स पहले ही डिस्कस कर लिया और बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है. उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो राइट टू कंसल्ट का लॉयर का जो एग्जैक्टली प्रोविजन वो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में दे रखा है. द कोर्ट हैज डायरेक्टेड दैट दीज राइट्स ऑफ द अरेस्टी बी रिकॉग्नाइज्ड एंड स्क्रूपुलसली प्रोटेक्टेड. द कोर्ट हैज लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. कोर्ट ने इस वाले फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लिए कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं. हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको केसेस के थ्रू वो गाइडलाइंस देखेंगे. सो इन ऑर्डर टू इफेक्चुएट द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस प्रॉपरली एंड रीजनेबली, it is necessary that such legal practitioner is allowed the facility to consult the accused without the hearing of the police. अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो कंसल्ट करेगा अक्यूज्ड से, और अक्यूज्ड को भी ये राइट है कि भाई वो अपने लॉयर से बात कर सके. तो दोनों को ये राइट दिया जाएगा कि वो दोनों आपस में बात कर सकें, चाहे लीगल प्रैक्टिशनर हो चाहे अक्यूज्ड पर्सन हो. A court cannot therefore direct consultation between the accused and his counsel in the presence of the police. पुलिस की प्रेजेंस में नहीं होना चाहिए जो भी कंसल्टेशन हो रहा है. The police may be present so as to ensure that the accused does not abscond from the custody or do anything which may be objectionable otherwise. पुलिस प्रेजेंट होनी चाहिए, बट जिस रूम लाइक एक कन्फाइंड रूम होगा जिसमें एक लॉयर और अक्यूज्ड पर्सन दोनों बात कर रहे होंगे, बट पुलिस जो है वो शुड बी स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, बाहर खड़ी होनी चाहिए. इसका ये मतलब है कि भाई पुलिस की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, राइट, ताकि वो अक्यूज जो है वहां से एब्सकॉन्ड नहीं हो जाए. और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम क्रिमिनल जस्टिस सीरीज देखते हैं, आपने देखी होगी. अभी जुवेनाइल जस्टिस पे जो अधूरा सच वाली सीरीज आई थी, तो उसमें भी यही सब आपको दिखाया गया जब माधव मिश्रा जी अपने क्लाइंट मुकुल से बात कर रहे होते हैं, तो द पुलिस वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, राइट. ये एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. The lawyer whom the accused has engaged for his defense cannot be put under a threat of criminal prosecution so that he cannot discharge his professional duty of defending his client in a fearless manner. लॉयर को भी थ्रेट ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए. उसके पास ये पूरा राइट होना चाहिए कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी जो उसको डिफेंड करना है उसके क्लाइंट को, वो प्रॉपरली एक फियरलेस मैनर में वो कर सके. इन नेक्स्ट स्लाइड, the right to consult a legal practitioner starts from the day of the arrest. The right arises as soon as a person is arrested. According to Iyer Justice in Nandini Satpathy vs. P.L. Dhani, AIR 1978 SC 1025, Article 22 Clause 1, does not mean that a person who is not under arrest or custody can be denied the right to consult an advocate of his choice. इसमें बोला गया है कि भाई जो पर्सन अरेस्ट नहीं हुआ है और कस्टडी में नहीं है उसे भी आप डिनाई नहीं कर सकते द राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट. द स्पिरिट एंड सेंस ऑफ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इज दैट इट इज फंडामेंटल टू द रूल ऑफ लॉ
that the services of a lawyer shall be available for consultation to any accused person under circumstances of near custodial interrogation. जिसे ये लगता है कि भाई पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है या अरेस्ट करने वाली है, उस पर्सन को भी ये राइट दिया जाएगा, राइट टू कंसल्ट अ लॉयर. क्लॉज 2 में दे रखा है that every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no person shall be denied in custody beyond the said period without the authority of the magistrate. This clause is simply very clear. इसमें बोल रहा है कि भाई जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है, डिटेन हुआ है, उसको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा, और जो टाइम जो है जर्नी टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा, राइट. और उस पर्सन को विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मजिस्ट्रेट, यानी 24 आवर्स के बाद आप डिटेन नहीं कर सकते, आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा. इसको हम डिटेल करते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट. It requires an arrested person to be produced before a magistrate within 24 hours of his arrest. It thus ensures that a judicial mind is applied immediately to the legal authority of the person making the arrest and regularity of the procedure adopted by him. ये बहुत ही ईजी सा प्रोविजन है. इसमें हम केस पढ़ लेते हैं. भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, AIR 1986 SC 494. The Honorable Supreme Court has criticized in very strong terms the conduct of a magistrate who has passed an order remanding the accused to police custody without the accused having been produced before him personally. Honorable Supreme Court ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया एक मजिस्ट्रेट के कंडक्ट को, जिन्होंने अक्यूज्ड को फर्दर रिमांड के लिए भेज दिया. रिमांड का सेक्शन हम CRPC में पढ़ते हैं 167, ठीक है. वहां पे आपको JCPC पढ़ना पड़ता है, जैसे जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी पढ़ते हैं हम. तो जब हम CRPC डील करेंगे तब हम उसे इलेबरेटली डिस्कस करेंगे. सो मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया कि भाई मजिस्ट्रेट ने उसको रिमांड पे भेज दिया, जबकि वो अक्यूज पर्सनली मजिस्ट्रेट के पास आया भी नहीं था, मतलब विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस भी नहीं किया गया था. The magistrate was not concerned that the person whom he was remanding to custody had not been produced before him. The magistrate acted in a very casual way. The Honorable Supreme Court considered it a great pity that the magistrate acted without any sense of responsibility or genuine concern for the liberty of the subject. The police officer acted deliberately and malafide, and the magistrate aided him either by colluding with him or by his casual attitude. This certainty was a gross violation of the constitutional rights of the accused under Article 21 and Article 22 Clause 2, and the court ordered the state to pay 50,000 rupees to the concerned person as a monetary compensation. Like, जिस भी मजिस्ट्रेट ने इस तरीके से ऑर्डर पास किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई ये अक्यूज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लाइक आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंदर उसके वायलेशन हुआ है, और कोर्ट ने 50,000 का उसको कंपनसेशन दिया है. दैट इज इम्पोर्टेंट. सेकेंड पॉइंट इज नो पर्सन इज टू बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट. The Honorable Supreme Court has strongly urged in Khatri versus State of Bihar, AIR 1981 SC 928, that the constitutional requirement to produce an arrested person before a judicial magistrate within 24 hours of his arrest must be strictly and scrupulously observed. इस चीज को बहुत ही स्क्रूपुलसली ऑब्जर्व और बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाएगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिफोर आपको विद इन 24 आवर्स में आपको प्रेजेंट करना है जिस भी पर्सन का अरेस्ट हुआ है. आई होप आपको क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 बहुत ही इजीली क्लियर हो गए होंगे. मैंने पहले तो हमने क्लॉज डिस्कस किया है, फिर उसके दो पॉइंट्स डिस्कस किए, लाइक उसका इलेबरेट डिस्कशन किया है, और फिर उसमें जो केसेस किए हमने नंदिनी सतपथी का किया है, और अभी खत्री केस किया है हमने, और भीम सिंह का केस किया है, तो उनके हमने इलेबरेट डिस्कस भी किया है.
क्लॉज 3 के अंदर ये कह रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन और to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. ये बोल रहा है कि भाई क्लॉज 1 और क्लॉज 2 किस पर अप्लाई नहीं होगा. दो एक्सेप्शंस बता रहा है क्लॉज 3 कि भाई डू नॉट अप्लाई टू एनिमी एलियंस and to the persons who are arrested or detained under a law providing for preventive detention. इन दो persons पर क्लॉज 3 आपका applicable नहीं होगा. क्लॉज 4 में दे रखा है that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months unless an advisory board consisting of persons who are or have been or are qualified to be appointed as judges of a high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention. ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई किसी भी सिचुएशन में आपका जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा. और अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा कॉज करना है तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड की जो परमिशन लेनी पड़ेगी और उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन से जजेस बैठेंगे, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बैठेंगे. ठीक है, और वो डिस्कस करेंगे कि इसका डिटेंशन 3 महीने से ज़्यादा क्यों होना चाहिए और वो अपनी एक रिपोर्ट देंगे. बट in no case the detention should not be more than 3 months. Nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament. Such person is detained in accordance with the provisions of any law made by the Parliament. ठीक है, लॉ जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने उसके अकॉर्डिंग ही उस पर्सन का डिटेंशन होगा. क्लॉज 5 में बता रखा है when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. जो भी पर्सन डिटेन्ड हुआ है उस पर्सन को ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि जो ऑर्डर उसके अगेंस्ट मेड हुआ है उस ऑर्डर में क्या क्या ग्राउंड्स मेंशन्ड है. ठीक है, उसको कम्युनिकेट किए जाएंगे वो ग्राउंड्स. ठीक है, और उसको एक अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सके. A law for preventive detention can be enacted by Parliament exclusively under Entry 9, List 1 for reasons connected with defense, foreign affairs and the security of India. यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है आपका, उसमें आप शेड्यूल्स में जाएंगे तब आपको लिस्ट मिलेंगी. 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सो यूनियन लिस्ट भी इस बात को सपोर्ट करती है जो कि एंट्री नंबर 9 है. उसमें ये प्रोविजन मेंशन्ड है कि आप डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का प्रोविजन है. इस प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पॉइंट को हमने उस लिस्ट से भी कनेक्ट किया है. ठीक है, फर्दर अंडर एंट्री 3, लिस्ट 3, Parliament as well as the state legislatures can concurrently make a law for preventive detention for reasons connected with security of the state, maintenance of public order or maintenance of supplies and services essential to the community. This can be important. Like आपकी लिस्ट के अंदर भी ये प्रोविजंस मेंशन्ड है कि लिस्ट 3 के अंदर एंट्री 3 में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिगार्डिंग पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कॉन्करेंटली प्रोविजंस बना सकते हैं कि भाई आप ना किसका अरेस्ट करें और किसका नहीं करें. और वो प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज से रिलेटेड होना चाहिए. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स टू द डिटेन्यू. आर्टिकल 22 क्लॉज 5 हैज 2 लिम्स. जो हम अब इसकी डिटेलिंग कर रहे हैं क्लॉज 5 की. द डिटेनिंग अथॉरिटीज टू कम्युनिकेट टू द डिटेन्यू द ग्राउंड्स ऑफ हिज डिटेंशन एज सुन एज मे बी. द डिटेन्यू इज टू बी अफोर्डेड द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन. दिस इज नेचुरल जस्टिस वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये बहुत ही इजी सा पॉइंट है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि भाई जो भी डिटेनिंग अथॉरिटी है, जो एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट होगा, वो डिटेन्यू को कम्युनिकेट करेगा उसके ग्राउंड्स और उसको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू मेक द रिप्रेजेंटेशन.
ठीक है। क्लॉज 6 के अंदर दे रखा है दैट नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इज रेफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच सच अथॉरिटी कंसिडर्स टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। लाइक जो एडवाइजरी अथॉरिटी होगी वो अपॉइंट होगी, उसको वो वाले फैक्ट्स वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है, जिन्हें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, तो वो फैक्ट्स आपके डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। क्लॉज 7 डील्स विद पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इन द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन में बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board. The maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention and the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry. This clause is very easy. पार्लियामेंट लॉ के थ्रू प्रेस्क्राइब करेगी कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उस पर्सन का जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, वो लॉ बताएगी, प्लस आपका मैक्सिमम पीरियड बताएगी उस चीज़ का कि कब तक और कर सकते हो आप, और जो भी एडवाइजरी बोर्ड है इंक्वायरी के अंदर प्रोसीजर फॉलो करेगी, उसके लिए भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। आई होप आर्टिकल 22 इज क्लियर टू यू, समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।